नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट की, जहां सीएम शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। आज कई अहम प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है। दूसरी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस अब चुनावी मोड में आ गई है। बैठकों और नेताओं के दौरे बढ़ गए हैं। कांग्रेस की ओर से विधानसभा सीटों के साथ ही लोकसभा सीटों की भी समीक्षा शुरू कर दी गई है। तीसरी खबर में चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां विधान मंडल के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन रहा। सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने 1 घंटे 4 मिनट लगातार सरकार से मुद्दों पर बातचीत की। क्या बात की, जानेंगे इन्हीं खबरों में। वहीं चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कानपुर में धर्मांतरण का जिन्न एक बार फिर निकला है। क्या है पूरी जानकारी, जानेंगे इन्हीं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। तो आइए शुरू करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबर। चुनावी साल में लगातार पब्लिक के बीच उठने वाली मुख्य मांगों को सरकार पूरा करने में जुटी हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी। इनमें से दमोह जिले की बटियागढ़ ग्राम पंचायत को नगर परिषद बनाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान देने की भी मंजूरी दी गई है। साथ ही किसान कल्याण योजना की राशि 4000 करोड़ से बढ़ाकर 6000 करोड़ कर दी गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, अमरकंटक में ऊपरी क्षेत्रों में कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। अमरकंटक के नीचे सैटेलाइट शहर बनाया जाएगा। 27 तारीख को लाडली बहनों का एक बड़ा कार्यक्रम होगा। पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम की गूंज होगी। मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों के लिए 7वें वेतनमान की भी घोषणा की थी। कैबिनेट ने उसे सहमति दे दी है। कक्षा 1 से 8वीं तक की छात्राओं की यूनिफॉर्म बनाने का काम अब स्व सहायता समूह को दिया जाएगा। भिंड में बनने वाले सैनिक स्कूल के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। छतरपुर जिले की सटई को तहसील बनाने के साथ ही 17 पदों के सृजन को मंजूरी भी दी गई है। 31 हलके इस तहसील में शामिल किए गए हैं। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी कृष्णा का रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। कृष्णा, आज कैबिनेट की मंजूरी, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कैबिनेट आज बैठक हुई थी, कौन कौन से प्रस्ताव सामने आए हैं, कुल मिलाकर देखिए कृष्णा, तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। बिल्कुल, चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बहुत बड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं 4000 करोड़ का जो वित्त था वो 6000 करोड़ किया गया है। निश्चित रूप से किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि जो किसान सम्मान निधि है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। और दूसरी सबसे बड़ी सौगात 27 अगस्त को एक बहुत बड़ा आयोजन मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए होने जा रहा है। 30 अगस्त को रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन से पहले ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लाडली बहन की जो राशि है 1000 रुपए, उसे कहीं ना कहीं 1250 से 1500 रुपए किया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। आज कैबिनेट में 27 तारीख की जो बड़ा आयोजन है उसके बारे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी है। वहीं दूसरी तरफ सटाई को तहसील बनाया गया है। ये उसमें भी चर्चा हुई थी कि आज सटाई को तहसील बनाया जा सकता है, उसमें आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहीं भिंड के सैनिक स्कूल को 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। कहीं ना कहीं भिंड में आज सीएम का दौरा भी है और भिंड में 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं सैनिक स्कूल के लिए। तो निश्चित रूप से एक बड़ी ये घोषणा कही जा सकती है। वहीं कुछ और महत्वपूर्ण, अमरकंटक के नीचे जो सैटेलाइट शहर बनाने की बात हुई है कहीं ना कहीं कैबिनेट में, कि जो अमरकंटक का उत्तरी हिस्सा है वहां पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा और नीचे सैटेलाइट शहर बनाया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी घोषणा है। चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रमुख जो मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, जो जनता को प्रभावित करती हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं।
बिल्कुल कृष्णा, यहाँ पर पंचायत सचिवों को भी 7वां वेतनमान देने की यहाँ पर मंजूरी मिली है, इस पर क्या जानकारी, क्योंकि काफी समय से चल रहा था। बिल्कुल, पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान देने की मंजूरी आज कैबिनेट में हुई है। अब उनको जो ग्रेड पे है वो 7वां वेतनमान दिया जा सकेगा। तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के जो सचिव हैं वो सब इससे प्रभावित होंगे। तो ये भी बहुत बड़ा फैसला है। इस तरह के कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो कैबिनेट में लिए गए हैं। सबसे बड़ा प्रभावित करेगा जो सचिवों का फैसला है। दूसरी बात, जो महिलाओं के लिए जो 27 तारीख को घोषणा होने वाली है वो सबसे बड़ा फैसला है। और जो किसानों की जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो उसका बजट है 4,000 करोड़, उसको बढ़ाकर 6,000 करोड़ किया गया है। ये 3 प्रमुख फैसले हैं जो आज कैबिनेट में लिए गए। बिल्कुल कृष्णा, जैसा कि आप बता रहे हैं और हम जिक्र कर रहे हैं कि आज कई बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। क्या ये घोषणा, हम ये कहें कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है कृष्णा, तो इसको देख के लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणा कर रहे हैं, इससे जनता को भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा? निश्चित रूप से जनता को फायदा पहुंचेने का, क्योंकि कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना के अंतर्गत जिन बहनाओं को 1,000 रुपए हर महीने मिल रहे हैं और यदि उनकी किस्त बढ़ती है, उनका पैसा बढ़ता है 1,250 या 1,500 रुपए, जो कांग्रेस के पास मुद्दा है सबसे बड़ा कि 1,500 रुपए यदि सरकार उनकी आई तो बहनों को दिया जाएगा। और यदि उससे पहले सरकार ने 1,500 रुपए बहनों को दे दिया तो ये एक मास्टर स्ट्रोक भी कहा जाएगा, क्योंकि ये मुद्दा कांग्रेस के हाथ से चला जाएगा। जी, तो किसानों को सम्मानित है वो देने का काम शिवराज सिंह सरकार कर रही है। और यदि उसकी राशि बढ़ाई जाती है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के सभी किसान इससे प्रभावित होगी। कुल मिलाकर देखिए कृष्णा, तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि कई अहम प्रस्ताव पर आज मंजूरी मिली शिवराज कैबिनेट में। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो राजधानी भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर शिवराज कैबिनेट की हुई आज, और कैबिनेट में बताया जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर आज मंजूरी मिली है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की खबर की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब चुनावी मोड में आ गई है। बैठकों और नेताओं के दौरे बढ़ गए हैं। कांग्रेस की ओर से विधानसभा सीटों के साथ ही लोकसभा सीटों की भी समीक्षा शुरू कर दी गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने पार्टी कार्यालय में कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 मुलाकात कर सिलसिला शुरू कर दिया है। उन्होंने बेमित्रा और दुर्ग जिले के कांग्रेस विधायकों के साथ ही चर्चा की है। इसके साथ ही पार्टी जिला और ब्लॉक अध्यक्षों से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शैलजा ने सभी से राज्य सरकार की योजनाओं का फीडबैक हासिल किया और पूछा कि योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है या नहीं, इसमें कोई कमी तो हो नहीं रही है और उसे जल्द, अगर कमी हो रही है तो उसे जल्द पूरा किया जाए। उधर बसपा ने स्वर्गीय अजित जोगी की पार्टी के साथ हुए गठबंधन से किनारा कर लिया है। बसपा ने अपने 9 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। बता दें कि 2018 में 7 सीटें जीतने वाली जोगी कांग्रेस और बसपा अब मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछले चुनाव में गठबंधन के चलते जोगी कांग्रेस ने 5 और बसपा ने 2 विधानसभा सीट हासिल की है थी, लेकिन इस बार बसपा ने अकेले ही 9 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही किसी भी दल के साथ गठबंधन न करने को स्पष्ट संदेश भी दे दिया है। तो छत्तीसगढ़ में अब चुनावी मोड में कांग्रेस कहीं ना कहीं नजर आ गई है। बैठकें और नेताओं के दौरे जो हैं वो लगातार हो रहे हैं और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस से विधानसभा सीटों के साथ ही लोकसभा सीटों की भी समीक्षा कांग्रेस की ओर से शुरू कर दी गई है। प्रदेश कांग्रेस कुमारी शैलजा ने पार्टी कार्यालय में कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 मुलाकात की, समीक्षा की और साथ ही साथ ये भी जाना कि किस तरह से रणनीति बनानी है, क्योंकि अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो भी नजदीक है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव अगले साल होना है, वो भी नजदीक है। कुछ ही समय रह गया है। लगातार पार्टी की कोशिश यही है कि सभी सीटों पर पार्टी का फोकस यहाँ पर सीधा नजर आ रहा है। लोकसभा के जी हाँ, विधानसभा के साथ साथ लोकसभा की यहाँ पर जी हाँ, लोकसभा
की सीटों पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का फोकस नजर आ रहा है। यानी कि देखें तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो मुलाकात के बाद यहाँ पर बसपा ने स्वर्गीय अजीत जोगी की पार्टी के साथ भी गठबंधन से किनारा कर लिया। यानी कि बसपा ने अपने 9 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। 2018 में 7 सीटें जीतने वाली जोगी कांग्रेस और बसपा अब मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। इस तरह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। यहाँ पर पिछले चुनाव में गठबंधन के चलते जोगी कांग्रेस ने 5 और बसपा ने 2 विधानसभा सीट जो थी वो हासिल की थी, लेकिन इस बार बसपा ने अकेले ही 9 प्रत्याशियों की घोषणा की है। 9 प्रत्याशी अब मैदान में उतरेंगे। इसके साथ ही किसी भी दल के साथ गठबंधन ना करने का स्पष्ट उन्होंने संदेश भी दिया है। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संजय जी का रुख करते हैं। स्ट्रेट हेड हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय जी, देख रहे हैं हम कि विधानसभा के साथ साथ यहाँ पर लोकसभा की तैयारियां भी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। कुमारी शैलजा लगातार 1-to-1 मुलाकात कर रही हैं विधायकों से। क्या मायने निकाले जा रहे हैं इस मुलाकात के? देखिए, विधानसभा चुनाव के करीब 4 महीने शेष रह गए हैं, 3.5 से 4 महीने। विधानसभा आप भी है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ में पूरी कोशिश ये है कि पहले सरकार बनाई जाए, सरकार जो है वो लगातार रिपीट रहे, इसकी कोशिश हो रही है। और इसके मद्देनजर पूरे प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं उनसे कुमारी शैलजा बात कर रही हैं, अलग अलग मूड को समझने की कोशिश कर रही है, वहां के समीकरण समझने की कोशिश कर रही है, ये भी समझने की कोशिश कर रही है कि अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें टिकट के दावेदार किस तरीके से हैं। उन दावेदारों के बीच में अगर किसी एक को टिकट मिलता है तो आने वाले दिनों में किस तरह की स्थितियां पैदा हो सकती है, कांग्रेस को किस तरीके से भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है, या किस तरह के आक्रोश का या नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इन तमाम बातों को लेकर के वो स्थितियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए 1-to-1, चूंकि एक साथ जो बातचीत होती है उसमें कई बार बहुत सारी बातें जो होती है संगठन से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड, जिला में संगठन से, विधानसभा में संगठन से रिलेटेड, वो खुल करके लोग बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बड़े नेताओं के सामने कई बार उनकी ही पोल या उनके खिलाफ कोई बात या उनसे अगर कोई नाराजगी है तो वो नहीं की जा सकती है। लेकिन जब 1-to-1 चर्चा होती है तो संभव है कि लोग अपने मन की बात उनको कह दे, जो प्रभारी संगठन मंत्री हैं उनको। तो इसलिए 1-to-1 चर्चा की जा रही है, ताकि अंदर की जो बात है, जो फीडबैक है, जो जमीनी हकीकत है, वो सामने आ सके और उससे कुमारी शैलजा रूबरू हो सके, ताकि उसी के आधार पर आने वाले दिनों में टिकट वितरण और चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप दिया जा सके। बिल्कुल संजय जी, यहाँ पर बसपा ने भी स्वर्गीय अजीत जोगी की पार्टी के साथ जो गठबंधन हुए उससे किनारा कर दिया है। आखिर क्या वजह है इसकी? देखिए, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जो है वो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के द्वारा बनाया गया था, और अजीत जोगी का अपना एक कद था। अजीत जोगी के पूरे प्रदेश में फॉलोअर्स थे, उनके कार्यकर्ताओं की संख्या थी, उनके चाहने वाले लोग थे, और उसके आधार पर उन्होंने पार्टी बनाई, और पार्टी पहले ही चुनाव में जो है वो 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन अब अजीत जोगी नहीं है। अब पार्टी की कमान जो है, यद्यपि कहने के लिए रेणु जोगी राष्ट्रीय हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कमान पूरे तरीके से उनके पुत्र जो हैं अमित जोगी, उनके हाथ में है। अमित जोगी पर आपको पता है कि जो जग्गी हत्याकांड था उसका पूरा आरोप लगा था, उसमें वो जेल भी अंदर गए थे। और दूसरा ये है कि अजीत जोगी जैसा चमत्कारिक व्यक्तित्व उनका है नहीं, और वो उतने सीनियर भी नहीं है, अभी युवा हैं। तो पूरे प्रदेश में जो सीनियर लीडर्स हैं जो अजीत जोगी के साथ थे, वो धीरे धीरे करके इनसे किनारा कर गए। वो अब न तो उस तरह का कैडर है, न तो उस तरह का नेता है। जो विधायक बचे थे वो भी 2 विधायक दूसरे पार्टी से टिकट की तलाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी को
छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस और अमित जोगी में कोई संभावनाएं नहीं दिख रही है। इनसे बहुजन समाज पार्टी को कोई फायदा होना नहीं है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने इसे किनारा करके और खुद ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है और पहले चरण की लिस्ट भी जारी कर दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहाँ पर बता दें आपको, लगातार विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, दोनों ही चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं चुनावी बोर्ड में आ गई है। लगातार मुलाकात का दौर जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश विधान मंडल के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन। सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने 1 घंटे 4 मिनट लगातार सरकार से मुद्दों पर बातचीत की। इसके बाद सीएम योगी जवाब दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, शिवपाल जी आपकी कीमत ये लोग नहीं समझेंगे, आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है, आपके साथ अन्याय हुआ है, हम जानते हैं 2024 में सपा का खाता भी नहीं खुलने वाला है, चाचू अभी से रास्ता तय कर लो। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने संबोधित किया। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी मर्जी का डीजीपी तक नहीं बना पा रहे हैं, क्या झगड़ा है हमें नहीं पता, आप बताइए। दुर्दशा के लिए मंत्री जिम्मेदार नहीं है, वह तो अभी भी मंत्री बने हैं, 6.5 साल से मुख्यमंत्री बिजली देख रहे हैं, बिजली का पूरा यहाँ पर सत्यानाश कर दिया है, इस तरह उन्होंने कहा। विधानसभा के दोनों सदनों में योगी सरकार ने कहा कि जनगणना कराने के लिए जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1990 बनाए गए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने दोनों योगी और सपा के प्रत्याशी आगे नजर आए। तो देखिए, हम बता रहे हैं आपको, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं 2024 की तैयारियों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 2024 की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। चाहे हम योगी जी की बात करें या अखिलेश यादव की बात करें, विधानसभा मंडल के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था और इसके साथ ही सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने 1 घंटे 4 मिनट लगातार सरकार से मुद्दों पर बात की। इसके बाद सीएम योगी ने भी जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि शिवपाल जी आपकी कीमत लोग नहीं समझेंगे, आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है, आपके साथ अन्याय हुआ है, हम जानते हैं कि 2024 में सपा का खाता भी नहीं खुलने वाला है। इस तरह अगर हम बात करें तो सपा और भाजपा दोनों ही आमने सामने यहां पर नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने भी संबोधित किया, जहां पर अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अपनी मर्जी का डीजीपी तक नहीं बना पा रहे हैं, क्या झगड़ा है हमें नहीं पता, आप बताइए। दुर्दशा के लिए मंत्री जिम्मेदार नहीं है। इस तरह यहाँ पर योगी और अखिलेश यादव आमने सामने नजर आए। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। ब्यूरो हेड प्रशांत का रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आज आखिरी दिन था मानसून सत्र का और कहीं ना कहीं भाजपा और सपा आमने सामने नजर आई, या यूं कहें भाजपा वर्सेस सपा देखने को मिला। जी प्रशांत। प्रशांत से हम वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा मंडल के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था। विधानमंडल के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था। सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बताया जा रहा है कि 1 घंटे 4 मिनट लगातार सरकार से मुद्दों पर बातचीत की। तो इस दौरान कई मुद्दे सामने आए, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। कहीं ना कहीं भाजपा और सपा आमने सामने नजर आई। विधानसभा की 80 सीटें सपा के पास, जहां पर अगर कहें उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं कई सीटों पर नजर यूं कहें कि बनी हुई है सपा की। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा चुनाव आने हैं और इसमें आने आगामी चुनाव में कितना असर यहां पर देखने को मिलता है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं प्रशांत। प्रशांत, यहां पर आज मानसून सत्र का आखिरी दिन था और कहीं ना कहीं भाजपा और सपा आमने सामने नजर आए। फिलहाल किसके अखिलेश यादव ने भी संबोधित किया, तो कौन कौन से मुद्दे सदन में गूंजते हुए नजर आए?
जी बिल्कुल काजल, देखिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र का मानसून सत्र चल रहा था और इसमें आज आखिरी दिन था, जहां नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तमाम सवाल दागे, जिसमें महंगाई का मुद्दा हो, किसानों को बिजली का मुद्दा हो, गन्ना किसानों का भुगतान का मुद्दा हो, महिला अत्याचार हो और इसके साथ ही विकास कार्य हो और आवारा मवेशियों का मुद्दा हो, किसानों के पानी का मुद्दा हो, तो वहीं बीजों का मुद्दा हो, तो तमाम मुद्दों को लेकर आज अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर दिखे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब बड़ी ही सुगमता और सरलता से नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को जवाब दिया। उन्होंने जो भी सवाल किए उसका जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे थे। किसानों के मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, यहाँ किसान सम्मान निधि दी जा रही है और सबसे ज्यादा किसानों को ऋण दिया जा रहा है, उनकी फसलों पर अनुदान दिया जा रहा है और इसके साथ कृषि यंत्रों पर सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोगों को जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। तो वही कानून के मुद्दे पर कहा कि समाजवादी पार्टी के सरकार में ज्यादातर दंगे हुआ करते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो मजबूत बनी हुई है, अब कहीं भी ऐसी स्थितियां आती हैं तो तत्काल पुलिस कार्रवाई करते हैं। और बुलडोजर का तो सबने देखा ही, अगर कोई भी अपराधी अपराध करता है तो उसके घर पर बुलडोजर जरूर चलता है। उत्तर प्रदेश की यह पहचान है ऐसा। और इसके साथ ही कृषि को लेकर जिस तरीके की बातें अखिलेश यादव ने कहे कि यहाँ कृषि को लेकर तमाम जो योजनाएं हैं वो संचालित हो रही है, लेकिन किसानों को मजबूती से उसका लाभ नहीं मिल पा रहा, धरातल पर उसका लाभ नहीं मिल रहा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि केंद्र सरकार की मदद से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कृषि क्षेत्र में बढ़ावा करने को लेकर, चाहे जैविक खेती हो या अन्य जो खेतियां हो उसमें मदद कर रही है। प्रमाणित बीज ज्यादा से ज्यादा किसानों को दिए जा रहे हैं और इस साल की बात की जाए, किसानों को खाद की खपत को लेकर सबसे ज्यादा उनको लाभान्वित किया गया है। तो वहीं किसानों के खेत पर पानी किस प्रकार पहुंचे उसके लिए काम किया गया है। सबसे ज्यादा बिजली दी गई है और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराने का काम किया था, उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जब समाजवादी पार्टी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब कुछ वीआईपी जिले थे जिसमें रामपुर है, इटावा है। तो ऐसे में क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई है तो नेताओं में बौखलाहट है, उनको मालूम नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पर अब व्यवस्था परिवर्तन हो चुका है। पारदर्शी व्यवस्थाओं से सभी जिलों में लगातार बिजली मिल रही है। ग्रामीण हो, तहसील के इलाके हो, जिला मुख्यालय हो, शहरी इलाके हैं, सब जगह तय नियम से बिजली दी जा रही है। कभी कभार कोई गड़बड़ियां आती है तो उसमें तत्काल सुधार किया जाता है। उसके लिए तमाम जो टोल फ्री नंबर खोले गए हैं उन पर शिकायत अगर उपभोक्ता करते हैं तो उनका निस्तारण भी समय से किया जाता है और इसके साथ ही कहीं भी लापरवाही होती है तो अधिकारियों पर भी कार्रवाई होती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आक्रामक मूड होने के साथ साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव पर भी उन्होंने एक तंज कसा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिवपाल जी भले ही वहां पर हो, मजबूरन हो, लेकिन उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वह उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने चुटकी भी ली, एक हंसी का माहौल भी बनाया, लेकिन उनके जो शब्द थे वो कहीं ना कहीं गंभीरता से भरे हुए थे, चाहे वो किसी के लिए कहे गए हों या फिर सरकार के द्वारा कहे गए हों या नेता प्रतिपक्ष को जवाब दिया जा रहा हो। तो सदन की आज जो स्थिति थी बड़ी ही संयमी थी और इस दौरान कई जो मुद्दे रखे गए थे उस पर सारगर्भित तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन दिया और सरकार की स्थिति स्पष्ट की। खासकर कानून मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर जो अन्य नेता रहे हों, उन्होंने उत्तर प्रदेश की हमेशा सराहना की है। उसको भी मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के तमाम कोनों में और विश्व में भी उत्तर प्रदेश की सरकार की सराहना की जाती है। विदेश के लोगों ने भी उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किए गए कानून व्यवस्था को लेकर जो बुलडोजर चलाया गया उसकी भी सराहना की है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आज आपको बता दें कि मानसून सत्र का आखिरी दिन था जिसमें कई मुद्दे जो हैं वो गूंजते हुए नजर आए, चाहे बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें या कानून व्यवस्था की बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश से ही आपको बता रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कानपुर में धर्मांतरण का जिन्न एक बार फिर निकला है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं की दखल
बयानबाजी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप बाहर से आए हुए ईसाई धर्मगुरुओं पर लगा है। बजरंग दल के कृष्णा तिवारी ने ईसाई धर्मगुरुओं के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि देवी देवताओं के खिलाफ हिंदुओं को भड़काया जाता है। ईसाई धर्मगुरुओं के बहकावे में आकर कई परिवार हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं। धर्मांतरण के लिए भोले भाले हिंदुओं को प्रलोभन दिया जाता है। लालच की आड़ में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का खेल चल रहा है। ईसाई धर्मगुरुओं पर आरोप है कि बात नहीं मानने पर गाली गलौज, मारपीट और धमकी देते हैं। पुलिस को ने थाने क्षेत्र के मन्नीपुरवा इलाके में दबिश दी। मौके से कई लोगों को धर्मांतरण के आरोप में भी पकड़ा है। बाइबिल और इसके साथ ही साथ प्रचार सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस के अचानक धावे से मौके पर मौजूद लोगों में भी कहीं न कहीं हड़कंप मच गया। घटना भैया ये है कि आज 4-5 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। इन लोग कहते हैं हमसे 10-10 हजार रुपये ले लो, मेरे मीटिंग में शामिल हो जाओ, मगर हम लोग क्यों अपने भगवान को छोड़ दे। और रोज सुबह 5 बजे, रात के 12 बजे कहीं ढोलक बजती है, कहीं मजीरा बजता है। रातों दिन चैन से जीने नहीं दे रहे। सुबह बच्चे स्कूल जाते, प्रभु यीशु खा जाएंगे, चबा जाएंगे, ये सब इनको करना चाहिए। और हमारे ससुर एक दिन पहले इनके मीटिंग में शामिल हुए, दूसरे दिन दोपहर में मेरे ससुर खत्म हो गए। तब से हम लोग इतनी नफरत इन लोग से करने लगे, मगर इन लोग समझते नहीं, वही गाली गलौज। हमारा मामला यही हुआ सर। हम लोग के घर के बगल में क्रिश्चियन की पूजा होती है, यीशु मसीह की, हम लोग को पसंद नहीं है। जब हम लोग से कहा गया कि हम लोग मतलब बच्चे हमारे लोग के खेलते कूदते कि मतलब आदमी भी थोड़ा सा कहते कि तुम्हारा आदमी सुधर जाएगा और इसी धर्म में हो जाइए, आप लोग को पैसा मिलेगा। तो हम लोग ने कहा कि नहीं, हम लोग एक ही बाप को बाप कहेंगे, हम सबको बाप नहीं कहेंगे। 10,000 रुपये का हर महीने 10,000। क्या कह के बुलाते हैं? पहले 6-7 साल से हो रहा, पहले ऐसा ही होता था, घर में होता था। अब साल भर से ढोलक मंजीरा लगातार हो रहा है। रात को 12 बजे कैंडल जला के पूरी छत पे पूजा करेंगे, सब लोग लाइन से बैठ जाते हैं। हम लोग गर्मी में बत्ती चली जाती तो छत पे भी नहीं सो पाते डर की वजह से। अभी क्षेत्रीय लोगों से जानकारी आई है कि एक ईसाइयों की सभा चल रही थी, जिसमें उनको मोहल्ले के लोगों को कई बार प्रलोभन दिया गया। मोहल्ले के लोगों को कई बार बुलाया गया कि उन सभाओं में आया जाए और उन सभाओं में हिंदुओं का ब्रेन वॉश कर या लालच देकर उनको हिंदू से ईसाई बनाने का काम किया जाता है। उन्हीं सभाओं की अभी जानकारी आई तो बजरंग दल कार्यकर्ता सभी मौके पर पहुंचे और जब पहुंचे तो वहां पर उनका पूरा यीशु मसीह और सब सजा हुआ था। कई भोले वाले हिंदू बैठे हुए थे और कई वहाँ पर अभी रिसेंटली जो 1 या 2 साल के अंदर अपना जो है धर्म परिवर्तन किया वैसे बैठे हुए थे। उनसे जानकारी की, उनकी कई आपत्तिजनक चीज़ें मिली जिसमें हिंदू विरोधी चीज़ें लिखी हुई थी, धर्म को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें लिखी हुई थी। वो सभी लेके अभी प्रशासन के साथ हम थाने आए हैं। देखिए, ये थाना कोहना क्षेत्र के मन्नीपुरवा गाँव के पास जो है एक प्रकरण आया है। उसमें ये है कि कुछ स्थानीय महिलाओं द्वारा धर्म परिवर्तन की बात की गई है, जिसमें कि ये बताया गया है कि ईसाई धर्म के कुछ लोग जो है आकर के और उन लोगों ने जो है प्रलोभन दे करके वहाँ पर स्थानीय लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उनको प्रलोभन दिया है। इस संबंध में एक तहरीरी सूचना जो है वो थाने पर प्राप्त हुई है और तहरीरी सूचना के आधार पर अभियोग जो है वो पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्रवाई अमल में लाएंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए प्रांजुल मिश्रा का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कानपुर से जुड़ चुके हैं। प्रांजुल, जैसे कि हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश सरकार लगातार धर्मांतरण पर रोक लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिर इन पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? जी देखिए काजल, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश दिया था कि धर्मांतरण के जितने भी मामले जो सामने आते रहते हैं इसको लेकर के उन्होंने एक टीम गठित की थी, जिसको लेकर के उसके माध्यम से उसमें शिकायत की जाए, जिसके बाद कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाने के लिए कहा गया था। लेकिन उसके बाद भी धर्मांतरण के कई मामले निकलकर सामने आते रहे हैं। कानपुर से ये पहला कोई मामला नहीं है, इसके पहले भी करीब 5 मामले सामने आ चुके। कानपुर के जो संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी हैं, उनका कहना है कि करीब 5 मामले इसके पहले भी सामने आए हैं। चाहे फतेहपुर का एक मामला रहा हो, चाहे घाटमपुर का एक मामला रहा हो, चाहे कर्नलगंज का एक मामला, चाहे रावतपुर में, इसके पहले भी कई मामले आते रहे हैं। यहाँ पर रावतपुर थाना क्षेत्र में लोगों को प्रार्थना के नाम पर प्रलोभन देकर के उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने का एक बड़ा खेल चल रहा था।
इसके बाद एक मामला कोहना थाना अंतर्गत इसी तरह का निकलकर सामने आया। सब में जांच चल रही है, लेकिन जब बजरंग दल के कार्यकर्ता हंगामा करते हैं तभी ये चीजें सामने क्यों आती हैं? इसके अलावा आम जनता इस पर आवाज उठाने की कोशिश करती तो आखिर उनकी आवाज क्यों दबा दी जाती है? जी। बड़ा प्रश्न है प्रांजुल, ये आखिर पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है, कुछ लोगों को पकड़ा है, यहाँ पर किस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है प्रांजुल? जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि कोहना थाना अंतर्गत ये मन्नीपुरवा क्षेत्र है, जहां पर कुछ लोगों को कुछ प्रलोभन देकर के ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसके बाद उनके ऊपर जबरन दबाव बनाते थे कि ईसाई धर्म अपना लो, तुम्हारी तबीयत सही रहेगी, तो बहुत अच्छा रहेगा और तुमको आर्थिक सहायता भी होती रहेगी और हर तरह से सब कुछ ठीक रहेगा। जिसके बाद कुछ लोगों ने इसका विरोध कर दिया। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि बजरंग दल के कार्यकर्ता जब वहां पर पहुंचे तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पर जाकर हंगामा काटा, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जितने लोग भी थे वहां पर सबको हिरासत में लेकर के थाने लेकर के आई। हालांकि कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी ऐसे जिसमें बाइबल की किताबें या फिर धर्म से जुड़ी कुछ किताबें मिली थी, जिसको लेकर के साफ तौर पर यह देखा गया है कि हाँ, ये एक खेल चल रहा था। चलिए ठीक है प्रांजुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रांजुल हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर धर्मांतरण के मामले लगातार कहीं ना कहीं बढ़ते ही जा रहे हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस ने भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। आगे की कार्रवाई भी पुलिस कर रही है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपने जाना पूरी जानकारी। दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।